आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, बिल्कुल नए रंग रूप और अंदाज में, और प्राइम टाइम के सबसे दमदार शो एबीपी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कल ममता ने कहा बीजेपी पैसे देकर ओवैसी से अल्पसंख्यक वोट को बंटवा रही है, तो ओवैसी बोले कि मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पर खरीद सके। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का ये गुस्सा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फूट रहा है। देखिए कैसे उन्होंने कहा ममता का अब तक सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। दरअसल ओवैसी का ये पलटवार ममता बनर्जी के उस बयान पर है जो उन्होंने जलपाईगुड़ी की रैली में दिया। ममता ने रैली में कहा कि बीजेपी ओवैसी की पार्टी के जरिए मुसलमानों का वोट बंटवा देती है और इसके लिए ओवैसी को बीजेपी से मोटी रकम भी मिलती है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। ममता बनर्जी के इसी बयान से भले ही ओवैसी भड़के हुए हैं, लेकिन असली डर तो ममता को असदुद्दीन ओवैसी से ही है और इसकी वजह है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ताकत तेजी से बढ़ रही है। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत कर दिखाई थी। इसके अलावा हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी ने ताकत दिखाई। इस बार यहाँ ओवैसी और बीजेपी ही फायदे में रहे, जबकि नगर निगम पर अब तक कब्जा जमाए रही चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को नुकसान पहुंचा। और अपनी पार्टी की इसी ताकत को देखते हुए ओवैसी अब यूपी में जिला पंचायत चुनाव के लिए ताल ठोकने लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन यहाँ उनके निशाने पर ममता बनर्जी ही रही। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। ममता बनर्जी को डर है कि कहीं ओवैसी बंगाल में खेल न कर दे। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बड़ी संख्या में है। ये वोट किसी भी चुनाव का रुख मोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। ममता से बगावत करने वाले चर्चित नेता शुभेंदु अधिकारी ने अब विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। जी हां, शुभेंदु अधिकारी, एक्सक्लूसिव खबर यह है उन पर कि शुभेंदु अधिकारी अगले 2 दिन में बीजेपी के साथ आ सकते हैं और फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ पश्चिम बंगाल लौटेंगे। यानी कि ममता के खिलाफ बीजेपी बड़ा चक्रव्यूह रच रही है। पहले मंत्री पद छोड़कर ममता को झटका दिया, अब विधायक पद छोड़कर ममता को बौखला दिया। मुंह पर सफेद मास्क, बदन पर सफेद कुर्ता पाजामा और हाथ में इस्तीफा लेकर जा रहे ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के चर्चित चेहरे शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु ने आज विधायक पद से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। लंबे समय से शुभेंदु ने ममता के खिलाफ बंगाल में बगावत छेड़ी हुई थी।
শুভেন্দুর পরিবার ওই ছোট্ট 5 জন 7 জন 8 জনের পরিবার নয়। শুভেন্দুর পরিবার বাঙালির পরিবার। लेकिन शुभेंदु की बगावत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ तो सियासत की नई तस्वीर की शुरुआत है। एबीपी न्यूज को जो सबसे एक्सक्लूसिव खबर मिली है, उसके मुताबिक शुभेंदु कल परसों दिल्ली आएंगे और शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और फिर जब 19 दिसंबर को बंगाल में अमित शाह तूफानी दौरे के लिए बंगाल पहुंचेंगे, तो शुभेंदु ही अमित शाह के सारथी रहने वाले हैं। रोज हजारों संख्या में टीएमसी छोड़ करके दूसरे पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, और टीएमसी पार्टी ऐसा है कि वहां रहने का लायक नहीं है लोगों का, ना लोकतंत्र है, ना किसी का सम्मान है, ना काम करने का अधिकार है। इसलिए बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है, उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल का विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल की सियासत में सिक्का बोलता है। सियासी जानकारों के मुताबिक उनका बंगाल की 60 से ज्यादा सीटों पर दबदबा है। शुभेंदु अधिकारी ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 जनाधार वाले नेता हैं। जिस नंदीग्राम आंदोलन से ममता को बंगाल की सत्ता मिली थी, उसका चक्रव्यूह शुभेंदु अधिकारी ने ही रचा था। अभी तक शुभेंदु नंदीग्राम के विधायक थे, जहां गांव-गांव में लोगों की जुबान पर शुभेंदु दादा दादा ही गूंजता है। और यही वजह है कि बीजेपी से पहले कांग्रेस भी शुभेंदु को अपने यहां आने का न्योता दे चुकी है। लेकिन शुभेंदु शायद बंगाल में बीजेपी का शुभ करने जा रहे हैं। केरल से है ये खबर, जहां बीजेपी ने खिलाया है जीत का कमल। लोकल चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल करके सबको हैरान कर दिया है। हैदराबाद, राजस्थान और गोवा के बाद अब बीजेपी ने केरल में जीत का चौका लगाया है। जीत के जश्न की ये तस्वीरें दक्षिण भारत के राज्य केरल से आई है। इन तस्वीरों में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है और समर्थक जोश में है। केरल से आई इन तस्वीरों से बीजेपी का नेतृत्व जरूर गदगद हो रहा होगा। केरल से पहले बीजेपी ने महीने की शुरुआत में हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जीत का परचम लहराया था। हैदराबाद के बाद पार्टी ने राजस्थान के ग्रामीण चुनावों में अपनी जीत का डंका बजाया और 2 दिन पहले गोवा में भी ग्रामीण चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। और केरल से आई ये तस्वीरें लोकल बॉडी के चुनाव में बीजेपी की जीत का चौका है। और जिस सबरीमाला मंदिर आंदोलन से बीजेपी ने केरल में हिंदू भावना को झकझोरा था, उस सबरीमाला में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। सबरीमाला मंदिर केरल के पंडलम नगर परिषद में आता है और पंडलम नगर परिषद के जो नतीजे आए, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। पंडलम की 33 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। पिछली बार बीजेपी को यहाँ सिर्फ 7 सीटें मिली थी। सबरीमाला में भगवान अयप्पा का मंदिर है और 2 साल पहले मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था। बीजेपी इस विवाद में हिंदू भावना के साथ खड़ी थी और जो नतीजे आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पहले से बेहतर कर सकती है।
और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। स्मृति जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि एबीपी न्यूज ने अपना रंग और ढंग बदला है। एबीपी न्यूज जो है लिमिटलेस हो गया है। अब खबरों के लिए हम हदों की सीमा तोड़ेंगे। सबसे पहली टिप्पणी मैं आपकी इसी पर चाहूंगा स्मृति जी। देखिए, एबीपी न्यूज और मेरा जो संपर्क है वो काफी पुराना है, तो लिमिटलेस भले ही आप हो चुके हों, लेकिन मर्यादा की लिमिट में रहेंगे ऐसा विश्वास आज मैं व्यक्त करती हूँ। इस नए लुक के लिए, इस नए प्रयास के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका अभिनंदन। जी बिल्कुल, मर्यादा में रहकर ही लिमिटलेस होने का संकल्प हमने लिया है स्मृति जी। लेकिन अगर मैं अब देश के इस वक्त के चर्चित मुद्दों की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको, खैर आपको मैं क्या बताऊंगा, आपको पूरी जानकारी होगी ही। किसान आंदोलन जो है वो भी लिमिटलेस हो चुका है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो किसानों पर जिस तरीके से उनके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से भी आवाज आई। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरीके का व्यवहार किसानों के साथ ना किया जाए, उन्हें इस्तेमाल ना किया जाए, उनके कंधे का इस्तेमाल अपनी बंदूक चलाने के लिए ना किया जाए। तो एक तरीके से वो आंदोलन भी अमर्यादित होने की ओर बढ़ रहा है। जब पता चला हमारे दर्शकों को कि स्मृति जी जुड़ने वाली हैं तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछिएगा जरूर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को इतनी ठंड में क्यों बिठा रखा है। मुझे लगता है ये भ्रम कहीं ना कहीं आप फैला रहे हैं कि हमने किसी को बिठा रखा है ठंड में अथवा किसी भी अवस्था में। ये कहना ठीक होगा कि आज आपको रोककर कहना चाहूंगा कि ये भ्रम हम बिल्कुल नहीं फैला रहे हैं, बल्कि लगातार जो वार्ता विफल हो रही सरकार के साथ किसानों की, उससे ये भ्रम बेशक हो सकता है कि फैल रहा हो। स्मृति जी, तो मैं अगर अपना जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने मुझे जवाब देने के लिए बुलाया है निसंदेह, तो इसीलिए मैं जवाब देना चाहूंगी इससे पहले कि आप कुछ और कहें। आपका जो मेरे प्रति प्रश्न था वो ये था कि आप जबरन क्यों बिठा कर रखे हैं लोगों को। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रही हूं कि जब ये बिल पारित हुए तो कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने एक लिखित शासकीय आदेश को प्रेषित किया और कहा कि इस सरकारी तंत्र का इस्तेमाल होना चाहिए इस एजिटेशन को और हवा देने के लिए। इस विषय से कोई भी अपना मुंह नहीं फेर सकता। ये एक प्रशासनिक सत्य है और ये सत्य कई चैनल्स के माध्यम से उजागर भी हो चुका है। दूसरा विषय, जब आंदोलनकर्ता पंजाब सरकार द्वारा समर्थित दिल्ली पर कूच कर रहे थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस आंदोलन को अपनाकर इस आंदोलन में अपनी ओर से राजनीतिक सहायता और एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म खड़ा किया। इसका मतलब दो मुख्यमंत्री जिनकी संवैधानिक दृष्टिकोण ये होना चाहिए था कि वो कैसे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें ताकि आम आदमी को अथवा किसी आम नागरिक को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, इन दो मुख्यमंत्रियों ने समन्वय से चक्का जाम या बॉर्डर जाम करके जो आए हैं प्रदर्शनकारी उनके बीच में अव्यवस्था का एक माहौल खड़ा किया। और कहीं ना कहीं यह हास्यास्पद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो एक ढोंगी अनशन करने का प्रयास करते हैं वो किसानों को ये नहीं बताते कि इसी कानून को उन्होंने स्वयं नवंबर के माह में नोटिफाई किया। मतलब इसी कानून को उन्होंने प्रशासनिक जामा पहनाकर दिल्ली की जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया था। और नोटिफिकेशन तभी होता है, आप भी जानते हैं, जब प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कोई कानून या कोई विषय माना जाए अथवा स्वीकारा जाए। तो आम आदमी पार्टी का ये जो दोगलापन है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली के बॉर्डर जाम करके बैठे हैं, तो इसका आरोप आप भाजपा के सर पर कतई नहीं मढ़ सकते। दूसरी बात जो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं, कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि बड़ी अचानक से बिल आया और अचानक से पास हो गया। मैं बतलाना चाहती हूं कि साल 2001 से बातों का सिलसिला, एक्सपर्ट कमेटी का गठन होना हो अथवा प्रदेश सरकारों से चर्चा होनी हो अथवा विशेषज्ञों के साथ समन्वय करना हो अथवा किसान संगठनों के साथ चर्चा करनी हो, ये सारा सिलसिला आज से 19 साल पहले शुरू हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अचानक ही कानून आए हैं और अचानक ही पास हो गए। 19 साल की विस्तृत चर्चाओं और अलग अलग सरकारों के अपने वक्तव्यों के बाद ये कानून पारित हुआ देश की संसद में और दोनों सदनों में इसके ऊपर विस्तृत चर्चा भी हुई। और जब चर्चा हो रही थी तब एक और खौफ, एक भ्रम फैलाया गया कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा जैसे ही ये बिल पारित होगा। आज आप भी जानते हैं और कई, मुझे लगता है, प्रतिनिधियों ने इस पे दृष्टि भी डाली है कि एमएसपी का ऑपरेशन
सितंबर के बाद जब ये बिल पारित हुए 12 दिसंबर तक का अगर आप आंकड़ा देखें तो 40 करोड़ से ज्यादा किसानों ने उसमें भाग लिया। बिल के पारित होने के बाद 71,000 करोड़ रुपया उनको मुहैया कराया गया और 2 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी मात्र और मात्र पंजाब से हुई। इसका मतलब 2 भ्रम जो कांग्रेस ने फैलाए थे वो टूटे। एक, एमएसपी ऑपरेशन बंद हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा भ्रम कि मंडियां बंद हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं हुई। इनफैक्ट मंडी बंद करने का जो संकल्प था वो कांग्रेस पार्टी का था, भाजपा का बिल्कुल नहीं था। तो आज इस अवस्था में हम हैं जहां पर देश का वो 40 लाख किसान कह रहा है इस बिल के पारित होने के बाद कि एमएसपी का ऑपरेशन भाजपा ने, एनडीए ने बंद नहीं किया। आज भी चल रहा है जो संकल्प नरेंद्र मोदी का था। तो क्या आपके लिए उन 40 लाख किसानों का कोई मोल नहीं? आज देश भर से किसान संगठन आकर कृषि मंत्री के समर्थन में, बिल के समर्थन में भी पक्षधर होकर बोल रहे हैं जी। क्या उन किसान संगठनों का, उन किसानों का कोई मोल नहीं जो समर्थन कर रहे हैं बिल का? जाहिर सी बात है स्मृति जी, लेकिन जिस तरीके से आप आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, जिस तरीके से केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी टिप्पणी आई कि किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहना पाप है, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को यह सब कुछ कहने का मौका इसलिए मिला क्योंकि ये साफ तौर पर वो प्रचारित कर सके कि सरकार किसानों को उनके हित की बात कन्वे ही नहीं कर पाई, समझा ही नहीं पाई और किसान सड़क पर हैं? बिल्कुल 6 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अब भी किसान को सरकार समझा नहीं पा रही। मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ नहीं हो सकती आपकी इस वार्ता से। उसका सबसे बड़ा प्रमाण वही 40 लाख किसान है। देखिए, अगर सरकार ने अपने वक्तव्य को सुदृढ़ और सुचारू रूप से किसान तक नहीं पहुंचाया होता तो ये 40 लाख किसान जो सिर्फ और सिर्फ धान की खरीदारी के लिए एमएसपी ऑपरेशन में भारत सरकार के साथ जुड़कर जिसने 71,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, वो संभव ही नहीं होता। कॉटन का, कपास का एमएसपी ऑपरेशन चल रहा है, 9,000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ कपास के किसानों को पास जा रहा है और ये लगभग 20 राज्यों से ज्यादा इन राज्यों में कपास का एमएसपी ऑपरेशन चल रहा है। आप क्या संभव मानते हैं कि देश में 40 लाख किसान धान में और कपास के 20 राज्यों के किसान भारत सरकार के साथ एमएसपी ऑपरेशन में सम्मिलित होते हैं कानून के पारित होने के बाद, अगर भारत सरकार की बात को वो स्वीकार नहीं करते? ठीक बात क्योंकि जब एमएसपी ऑपरेशन में कोई किसान सम्मिलित होता है, वो किसान स्वयं मंडी में आता है, स्वयं भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मुखातिब होता है, परिचय करता है और स्वयं फिर ये सारी व्यवस्थाओं में जुड़कर डीबीटी की राशि अपने बैंक के खाते में पाता है। ठीक कह रही हैं स्मृति जी आप, लेकिन मैं आपसे सवाल, लाखों किसान तो भारत सरकार की इस बात से और विशेषतः बिल से जानकारी प्राप्त करने के बाद भी अपना विश्वास जता रहे हैं, सहमत हैं, जाहिर सी बात है। मैं अब आपसे अगला सवाल यही पूछना चाह रहा हूं कि वो 40 लाख किसान भारत सरकार के साथ हैं, तो वो किसान भारत सरकार के साथ क्यों नहीं है जो सिंधु बॉर्डर पे जुटे हुए हैं, जो कभी नोएडा चिल्ला बॉर्डर बंद करते हैं, कभी दिल्ली चिल्ला बॉर्डर बंद करते हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो क्यों भारत सरकार के साथ नहीं है? आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि जो 14 करोड़ किसान सम्मान निधि के तहत 93,000 करोड़ रुपया पा रहा है, वो 14 करोड़ किसान जो अभी अपने गांव में है, अपने घरों में है अथवा कल सुबह अपनी खेती के लिए निकलेगा, वो 14 करोड़ किसान क्यों आज अपने घर में है संतुष्ट होकर? और ये किसान संगठन जो किसी न किसी राजनीतिक दल के नेता के साथ अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये राजनीतिक दल क्यों वहां पर आंदोलन कर रहे हैं? आप ही के चैनल पर कई ऐसे, जिन लोगों ने प्रस्तुतिकरण किए है इस आंदोलन में, कई आप ही के चैनल में लोग ऐसे आए जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर लड़ चुके हैं भाजपा के खिलाफ और चुनाव हार चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी चुनावी एफिडेविट में 600 करोड़ रुपए अपनी निजी प्रॉपर्टी, अपनी निजी आर्थिक व्यवस्था घोषित कर दी है। तो आप इस बात को झुटला नहीं सकते कि 2-2 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को प्रतिस्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। आप इस बात को नहीं झुटला सकते कि जो लोग भाजपा के खिलाफ टिकट लेकर विपक्षी दलों का चुनाव लड़कर हार चुके हैं, वो चक्का जाम कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि आज अगर आप असुविधाओं की बात कर रहे हैं तो क्या इन दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिंता नहीं करनी चाहिए कि इनकी राजनीतिक दिलचस्पी अथवा इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इतने लोग अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं? जी, तो स्मृति जी, अगर सीधी सी एक लाइन में कहूं तो आपके कहने का यह मतलब है कि कई किसान सरकार के साथ हैं
और बाकी जो बच्चे वो अपने खेतों में हैं, खुश हैं सरकार के कामकाज से, और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। एक लाइन में मैंने जो स्पष्ट आपके इस इंटरव्यू में कहना था साहब, वो मैं कह चुकी हूँ जी। आप मेरे शब्दों को किस प्रकार से कोई जामा पहनाना चाहते हैं वो आपका अधिकार है, लेकिन मैं कोई जामा नहीं पहना रहा। मैं वही कह रही हूँ, तो आप जक्सटापोजिशन ना करिए। मैंने जो कहना था आपके दर्शकों ने वो सुन लिया है। स्मृति जी, कब तक उम्मीद कर रही हैं आप कि ये धरना प्रदर्शन भी बंद होगा, सड़कें खुलेंगी? कब तक उम्मीद कर रही हैं? आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करनी पड़ेगी। जब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं चक्का जाम करके बैठे हैं, जो उनका एक राजनीतिक संस्कार सा रहा है, तो इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं कि वो दिल्ली की जनता को और कितने दिनों तक असुविधा का शिकार बनाना चाहते हैं। लेकिन वो तो स्मृति जी ये कहते हैं कि मैं जब किसानों से बात करने के लिए जाना चाहता हूं तो मुझे नजरबंद कर दिया जाता है। कौन नजरबंद करता है साहब? ये कितने पुराने टंटे हैं। अगर नजरबंद होते तो गाड़ियां अंदर बाहर जाती उनके घर की। अगर नजरबंद होते तो सार्वजनिक आकर अनशन पर बैठने का वो तमाशा करते। नजरबंद तभी होते हैं जब उनके पास ये जवाब नहीं होता कि आपने नवंबर में इन्हीं कानूनों को नोटिफाई कैसे कर दिया, तब से वो अपने आप को नजरबंद मानते हैं। वरना वाकई में क्या हेड ऑफ स्टेट हमारे देश में किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, किसी भी राजनीतिक दल का नेता क्यों ना हो, क्या नजरबंद हुआ है कभी 1975 छोड़कर? जी। तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूं कि आप जिस आक्रोश की बात कर रहे हैं साहब, अगर वाकई में धरातल पर होता तो इनका जो भारत बंद का ऐलान हुआ है वो कभी फेल नहीं होता। वो भी तो आपको संकेत दे रहा है जी। और अगर वाकई में आप साधारण हिंदुस्तानी से पूछिए, मतभेद आपका हो सकता है राजनीतिक दलों के बीच में, लेकिन ये कैसा मनभेद है कि आप देश की राजधानी में ऐलान कर दे कि मोदी को आप मौत के घाट उतार देंगे, और ना अरविंद केजरीवाल उसकी निंदा करते हैं, ना ही अमरिंदर सिंह जी। भारत के संवैधानिक पद पर विराजमान प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतारने की बात कही गई है साहब जी। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है स्मृति जी ये। बेशक बेशक। स्मृति जी, दूसरे मुद्दे पर आना चाहूंगा। ये उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द किसान आंदोलन खत्म होगा। मैं दूसरे मुद्दे की बात ये करना चाहता हूं कि ये खबर जो अब जिस पर हम चर्चा करेंगे वो लगातार हेडलाइंस बनी हुई है, और वो है पश्चिम बंगाल के चुनाव। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के काफिले पर पिछले दिनों पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान हमला हुआ, अब उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे मंत्रियों के साथ जा रहे हैं, एक तरीके से अपना विजय रथ वहां पर उसका वो चलेगा। किस तरीके की सुरक्षा की आप उम्मीद करती हैं? किस तरीके की पश्चिम बंगाल पुलिस से आप उम्मीद करती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल पुलिस अभी भी इस बात पर अड़ी है कि नड्डा साहब को पूरी सुरक्षा दी गई थी, बीजेपी ने अपने ऊपर खुद हमला करवाया। पार्टी के कार्यकर्ता, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो उनका पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ममता जी के आदेश पर क्या हश्र किया। महिला कार्यकर्ता है अगर भाजपा की तो उसका बलात्कार करवाया गया सरेआम, कितनों को मौत के घाट उतारा गया। कितने ऐसे हमारे पुरुष कार्यकर्ता है जिनको सरेआम फांसी दी गई, शव को लटकाया गया पूरे गांव में, पूरे शहर में, ताकि लोग डर में सहम कर बैठ जाए और भाजपा का हाथ ना थामे। लेकिन ममता जी को शायद ये समझ नहीं आता कि आप एक भाजपा के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारेंगे, हम में से 10 और खड़े हो जाएंगे जी। रक्त तंत्र जो ममता का चल रहा है देश में और विशेषतः पश्चिम बंगाल में, उस पर लोकतंत्र ही हावी होगा, ये हमारा संकल्प है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरे कार पे और उनकी पूरी व्यवस्था पर ईंटों से हमला करवाना यही तो बताता है कि ममता बनर्जी किस प्रकार से व्याकुल है। और जो एक संवैधानिक पद पर स्थापित व्यक्ति को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मौत के घाट या फिर उनके ऊपर अटैक कर सकती है, आप सोच सकते हैं कि साधारण जनमानस का उस प्रदेश में क्या हाल हो रहा होगा। जी। स्मृति जी, शुभेंदु अधिकारी जो कि प्रदेश की सरकार, जी बोलिए, जहां प्रदेश की सरकार और उस सरकार में उपस्थित राजनीतिक दल के नेता पुलिस स्टेशन घेरकर जला डालते हैं, आप उस प्रदेश में अपेक्षा करते हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी? जी।
शुभेंदु अधिकारी जी की मैं बात करना चाह रहा था, जो कि टीएमसी में थे। आज उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया और एक तरीके से ममता बनर्जी के बाद बहुत ताकतवर माने जाते थे और ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, शुभेंदु अधिकारी अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो बंगाल का किला फतेह करना आसान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, बंगाल को जो आप किला कहते हैं, वो बंगाल हमारे लिए सांस्कृतिक एक विरासत है, पूरे देश के लिए हमारा एक सांस्कृतिक गौरव है। और उस बंगाल में आज विकास की दरकार हर गरीब परिवार को है। इतने प्रतिभाशाली लोगों के मध्य में माँ माटी मानुष का संकल्प लेकर ममता जी आई थी। उस माटी को उन्होंने पूरा का पूरा रक्त से सींच दिया है। उस मानुष को आप मौत के घाट उतारते हैं और माँ की ऐसी अवहेलना करते हैं कि दुर्गा पूजा में विसर्जन तक नहीं हो सकता माँ की प्रतिमा का। तो आज बंगाल में जो त्राहिमाम है, आज बंगाल में भाजपा के नेताओं के कार्यक्रमों में जो आप जनता को उमड़ते देखते हैं, उनका ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जो गाथा हर प्रदेश में लिखी गई, वो बंगाल में भी लिखी जाएगी। और इसलिए वो नागरिक, वो जनता पोलिंग बूथ पर जिस दिन सुनिश्चित करेगी, इलेक्शन कमीशन जाकर कमल का बटन ही दबाएगी। जी, लेकिन आपने सही कहा कि रक्त तंत्र का जवाब लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन मेरी उस बात का जवाब आपने नहीं दिया कि ममता बनर्जी कहती हैं कि ये रक्त तंत्र तो बीजेपी का ही फैलाया हुआ है, वो अपने लोगों से ही खुद पर हमला करवाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी बेतुकी बातें शायद उस बौखलाहट का प्रतीक है जहां पर टीएमसी अपना ही घर उजड़ते हुए देख रहा है। तो इस प्रकार की टिप्पणी पर टिप्पणी करना भी मुझे नहीं लगता किसी भी दृष्टि से उपयोगी होगा। उनकी व्याकुलता मैं समझ सकती हूँ कि एक तरफ जनता का आक्रोश वो झेल नहीं पा रही है, दूसरी अपने ही नेताओं का कहीं ना कहीं आक्रोश उनके हाथ से बाहर निकलती जाती हुई जब व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो उनका बाहर आकर कोई ना कोई अटपटा सा स्टेटमेंट देना ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। लेकिन एक बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, स्मृति जी, आज एक उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोटों का सौदा करती है और इसीलिए हम लोग ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद में चुनाव लड़ते हैं ताकि उनको पूर्ण प्रयास के साथ हरा सकें। जी, तो ममता बनर्जी को वही मुसलमान नेता स्वीकृत है जिसके ऊपर सर्टिफिकेट ममता बनर्जी खुद दे। वो बात ओवैसी जी और उनके बीच की है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं। जी, खैर, ओवैसी साहब ने भी खंडन किया है इस बात का, लेकिन ओवैसी साहब की बात से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ हाथ मिलाया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में न केवल ये अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और वही वादे पूरे किए जाएंगे जो दिल्ली की जनता के साथ किए गए। पानी बिजली को लेकर के उनका बिल माफ करने का या बिल आधा करने का इरादा है। आपको लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां काफी होंगी? मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल की चुनौती सबसे बड़ी अरविंद केजरीवाल स्वयं बन गए हैं। आपको लगता है कि जनता जनार्दन ऐसे व्यक्ति को कभी भी चुनेगी जो अपने ही राज्य में चक्का जाम करके बैठा हो और 1800 फैक्ट्रियां बंद करके बैठा हो? और आम आदमी पार्टी ने तो बड़े दमखम से ऐलान किया था गोवा में भी चुनाव लड़ेंगे। क्या हश्र हुआ अभी के हाल ही स्थानीय निकाय चुनाव में? आपने देखा नहीं जी। तो ये लोकतंत्र है, जिसको जो चुनाव लड़ना है लड़े। भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं मात्र ये कह सकती हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा का परचम लहराएगा। ये सिर्फ मेरा विश्वास नहीं है, जनता की भी यही मांग है, जनता की भी यही दरकार है। जी, स्मृति जी, आपने अमेठी से राहुल गांधी को हरा करके केरल भेजा, वायनाड भेजा और आज केरल से बड़ी अच्छी खबर आई, लोकल बॉडी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। हैदराबाद, राजस्थान, गोवा के बाद ये एक तरीके से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चौका लगाया है। सबरीमाला मंदिर वाले शहर में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने विपक्ष से ये टिप्पणी की थी कि स्थानीय निकाय के चुनाव में क्यों भाजपा और विशेषतः भाजपा की जो मंत्रिमंडल की टीम है वो क्यों जाते हैं अपना योगदान वहां पर देने के लिए। आज मैं बस इतना ही कहूंगी, केरल में जीत हो, चाहे गोवा में हो, राजस्थान में हो अथवा हैदराबाद में हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सदैव संकल्प ये रहा है कि जिस विकास से हमारा समाज वंचित रहा है वो विकास हम हर घर तक लेकर जाएं।
जनता जनार्दन ने नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास करके स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हमें जितना आशीर्वाद दिया है, मैं बस आश्वस्त करना चाहूंगी कि स्थानीय कार्यों में भी जिन जिन इलाकों में अपने भाजपा के प्रतिनिधि को चुना है वो अपने संकल्प को पूरा करेंगे। जी स्मृति जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना का संकट काल खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का संकट काल बदस्तूर जारी है। बेशक हमने ये जरूर देखा है कि कुछ लोग इसे लेकर के लापरवाह हो गए हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी। विदेशों में तो वैक्सीन आ भी गई, लोगों को लगनी भी शुरू हो गई, यहां कब तक वैक्सीन आएगी और किस तरीके से हम इस संकट से निजात पा पाएंगे, कब तक उम्मीद रखी जाए? देखिए, मैं इतना ही कहूंगी कि अधिकृत प्रवक्ता ही इन मेडिकल विषयों पर बोले तो ही जनता का इससे उत्थान हो सकता है। अनधिकृत प्रवक्ताओं से आप वैक्सीन जैसे संजीदा मामलों पर कोई भी आकाशवाणी अथवा भविष्यवाणी ना करवाएं। जहां तक आपके दर्शकों का सवाल है, मैं स्वयं कोरोना से लड़कर वापस आई हूं, इसलिए मैं कह सकती हूं कि जो भी व्यवस्थाएं आज हमारे देश में उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन तब भी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, यही हमारे जीवन का मंत्र होना चाहिए। मैं एक तरफ आपको अभिनंदन देती हूं कि आपने एक नए रूप में अपने चैनल को प्रस्तुत किया है, लेकिन पुराने रूप में आपके दर्शकों को मैं एक बार फिर आग्रह करती हूं कि जैसा कि आपने कहा कि महामारी का सिलसिला, ये दौर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आप जहां भी हैं सतर्क रहें, 2 गज की दूरी बनाकर रहें और मास्क पहनकर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा स्मृति ईरानी जी, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके वीपी न्यूज से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। किसान आंदोलन पर देश भर में सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी ओर आंदोलन को लेकर के कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के में तीसरे राउंड की फाइट शुरू हो चुकी है। देखिए, कंगना के हमलों का दिलजीत भी दे रहे हैं जवाब। किसान आंदोलन के नाम पर बॉलीवुड में फिर शुरू हुई तकरार। दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत में फिर शुरू हुआ ट्विटर वॉर। कंगना ने अपने नए ट्वीट पोस्ट में दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा पर फिर एक बार हमला बोला है। लिखा, मैं चाहती हूँ दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा किसानों के लिए लोकल क्रांतिकारियों की भूमिका में दिखें। कम से कम एक वीडियो के माध्यम से किसानों को ये तो बताएं कि उन्हें विरोध किस बात के लिए करना है। दोनों किसानों को भड़काकर गायब हो गए हैं और देखो किसानों की और देश की ये क्या हालत है। इस ट्वीट से पहले भी कंगना ने एक और ट्वीट किया और इशारों में किसान आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया। कंगना ने साफ कहा कि दिलजीत और प्रियंका किसानों को भड़काकर गायब हो गए हैं। कंगना ने लिखा, जब प्रसिद्ध और जाने माने कलाकार मासूमों को भड़काते हैं, देश में शाहीन बाग जैसे दंगे या किसान आंदोलन जैसे विरोध करवाते हैं, तो क्या सरकार को उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई या केस नहीं करना चाहिए? क्या इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में खुलकर हिस्सा लेने वालों के लिए कोई सजा नहीं है? कंगना के इस ट्वीट के बाद ही दिलजीत दोसांझ ने इशारों में कंगना पर पलटवार किया था। पंजाबी भाषा में ट्विटर पर जवाब दिया। लिखा, सुनिए, पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, कंफर्म हो गया। दरअसल कंगना का प्रियंका और दिलजीत के खिलाफ ये ट्विटर वॉर 6 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब किसान आंदोलन का समर्थन करने पर कंगना ने प्रियंका और दिलजीत को निशाने पर लिया था। सवाल किया था कि किसान बिल क्या है, इसकी कोई जानकारी भी है या फिर किसानों का इस्तेमाल करके वो देशद्रोहियों के गुड बुक्स में आना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।